एपिसोड 14 पेशकश मीरे कारवां। डॉक्टर ने मेरे शाने को थपथपाते हुए कहा, मैं तुम्हारे ख्याल और तजवीज़ की तायद करता हूँ। वो यकीनन साहिल को अपने साथ इबादत गाह ही लेकर जाएंगे, क्योंकि उसके तामुन के बगैर वो लोग इबादत गाह के तहखाने तक रसाई हासिल नहीं कर सकते। फिक्र न करो, सीधे उधर ही जाएंगे। वो एक लम्हे को सांस लेने के लिए रुका, फिर बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, एक बात का मुझे पूरा यकीन है वजदान, वो लोग साहिल को कोई नुकसान पहुंचाने के बारे में भूल कर भी नहीं सोच सकते। साहिल उस खजाने की कुंजी है जिसके हसूल के लिए रबी मोशे हायमन पागल हुआ जा रहा है, और साहिल उन लोगों के पास एक तरह से रबी की अमानत की हैसियत रखती है। डॉक्टर की बात वजन से हाली नहीं थी। मेरे जहन में एक अंदेशे ने सर उभारा। मॉन्क, मैंने तशवीशनाक लहजे में डॉक्टर को मुखातिब किया कि इस बात का इम्कान है कि वो लोग साहिल के तवस्सुत से तहखाने में दाखिल होने में कामयाब हो जाएं। डॉक्टर मॉन्क के चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया। याक की चर्बी से रोशन चिराग की मध्यम रोशनी में डॉक्टर का चेहरा तशवीश और फिक्र का मुरक्का नजर आता था। वो ठहरे हुए लहजे में बोला, हाँ, इस बात के इम्कानात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तुम कहना क्या चाहते हो? वो तामुल करते हुए बोला, देखो वजदान, अगर साहिल नॉर्मल होती तो पूरे वसूख से कहा जा सकता था वो अपनी जान दे देती, मगर किसी दीवाने को इस गिरा कदर हिसाने तक पहुंचाने का वसीला न बनती। लेकिन तुम जानते हो, उसकी ज़हनी और रूहानी सेहत तसल्ली बख्श नहीं। रबी ने उसे हिप्नोटिज्म से मुख्तलिफ सेशन से गुजार कर तकरीबन उससे बेगाना कर दिया है। वो रबी की सजेशंस के जेर असर है। मुझे उसके इलाज का हादरहा मौका नहीं मिल रहा। वो थोड़ी देर को रुका, फिर सिलसिला कलाम जारी रखते हुए बोला, इस इम्कान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि वो लोग इबादत गाह से तहखाने में दाखिल हो जाएंगे। शायद इसीलिए मोहतरम सांग की ख्वाहिश थी कि हम दोनों मिलकर इस खजाने की हिफाजत करें। सांगफू डॉक्टर मॉन्क का बड़ा था। सांगफू का जिक्र करके वो अफसरदा हो गया, क्योंकि मोहतरम सांगफू अब इस दुनिया में नहीं रहा था। उसने पहली और अपनी आखिरी वाहिद मुलाकात में मुझे बेहद मुतासर किया था। उसकी नसीहतें मेरे लिए मिशले राह की हैसियत रखती थीं। उसकी बातों से मैंने भी यही महसूस किया था। बुध नीलकंठ वाले मिशन में डॉक्टर मॉन्क के साथ मुझे भी देखना चाहता था, और इसके लिए सांगफू ने मुझ पर किसी किस्म का कोई दबाव नहीं डाला था। लेकिन हालात खुद ब खुद मुझे यूएसए घसीट कर यहाँ खटमंडो में ले आए थे। हम दोनों डॉक्टर मॉन्क की मुराद भी, और वो और मैं ही थी। मैंने पूछा, डॉक्टर फोंग, इन दिनों जो बुद्ध भिक्षु अपनी फैमिली के साथ इबादतगाह का इंतजाम और इंसराम संभाले हुए है, उसका क्या हुआ? मेरी मालूमात के मुताबिक वो शख्स भी खुफिया तहखाने और वहां मौजूद बेशबहा खजाने के राज से वाकिफ है। रबी के भेजे हुए वहशी दरिंदे उसकी जुबान खुलवाने की कोशिश भी तो कर सकते हैं। डॉक्टर मॉन्क ने फौरी तौर पर कोई जवाब नहीं दिया और मुसलसल भानुमती और बिंदिया की लाशों को देखता चला गया। उसके चेहरे पर छाई हुई गंभीरता जाहिर करती थी। वो हमारे साथ रहते हुए कहीं और भी पहुंचा हुआ था। उसकी खामोशी के दौरान मैं लियान को बोलने का मौका मिल गया। पहली मर्तबा हमारे दरमियान जारी गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए उसने मशवरा देने वाले अंदाज में कहा, मेरा ख्याल है कि आगे बढ़ने से पहले हमें शाका की लाश को भी सहन से उठाकर अंदर कमरे में डाल देना चाहिए। फिर वो अफसोसनाक अंदाज में गर्दन झटकते हुए बोली, ओह बेचारे। डॉक्टर मॉन्क जैसे किसी मौके की तलाश में था, जल्दी से बोला, हाँ वजदान, आओ शाका की लाश को उठाकर अंदर ले आते हैं। मैंने वाज़ेह तौर पर महसूस किया वो मेरे सवाल का जवाब देने से कतराया था। बहरहाल वो कुरैत का वक़्त और मौका नहीं था। मैंने उसके साथ ही सहन की जानिब कदम बढ़ा दिए। आइंदा 5 मिनट के अंदर हमारी बाहमी कोशिश से शाका अपनी फैमिली का कुर्ब हासिल कर चुका था। इन लाशों पर मुश्तमिल उस फैमिली पर अलविदाई निगाह डालते हुए बेसाख्ता मेरे होंठों से फिसल गया। इन बदबख्तों ने भी क्या हसरतनाक मौत पाई है। काश
काश हम सरे शाम ही यहाँ पहुंच गए होते। सरे शाम? डॉक्टर मोंग ने चौंक कर वजाहत तलब नजर से मेरी तरफ देखा। मैंने इस बात में सर हिलाते हुए कहा, मेरे अंदाजे के मुताबिक आज शाम को इस घर पे ये क़यामत टूटी है। क्या कह रहे हो वजदान? डॉक्टर मोंग का चेहरा तफक्कुर की लकीरों की जाल में कैद हो गया। आज शाम 6 बजे तो शाका ने मुझे सब ठीक है की इतला दी थी। मैं ये बात तुम्हें बता चुका हूं। तुम किस बना पर सरे शाम ही इस वाक़े की वकूफ़ पज़ीरी की बात कर रहे हो? मैंने उसके सवालात के जवाब देने के बजाय ठहरे हुए लहजे में कहा, मेरे अंदाजे के मुताबिक ये वाक़या आज शाम लगभग 7 बजे पेश आया है। ये अंदाज़ा कायम करते हुए मेरे जहन में तेज झक्कड़ चल रहे थे। मैं खुद को रत्ना पार्क में बैठा हुआ महसूस कर रहा था। लियान भी मेरे साथ ही पार्क में एक संगी बेंच पर बैठी थी। मैं आंखें बंद किए तीसरी आंख के इस्तेमाल में मसरूफ था। इसी मसरूफियत के दौरान में अचानक एक मानूस खटकती हुई आवाज मेरी समाज से टकराई थी। तुम यहाँ बैठे तसव्वुर की करतबबाजियां दिखाते रहो, और वहां जुमला अधूरा छोड़कर वो आवाज मादूम हो गई थी। मैं इस जलतरंग करती हुई सहर आफरी आवाज को लाखों करोड़ों आवाजों में बिल्कुल अलग शनाख्त कर सकता था। वो मलकाए कौसार नीलगरी की जादू असर और कैफावर आवाज थी। उस धमकी बरदार आवाज ने मुझे यकलख्त आंखें खोलने पर मजबूर कर दिया था। मुझे अच्छी तरह याद है, उस वक्त शाम के 7 बजे थे। नीलगिरी की आवाज और अल्फाज ने मुझे किसी खतरे की आगाही देना चाहिए थी। वो बाज़ ऐसी ही इशारों किनायों वाली हो जाती थी। इस वक्त मैं जिन हालात में घिरा हुआ था उसमें सबसे ज्यादा अहमियत साहिल की थी। नीलगिरी की वार्निंग ने मेरा ध्यान साहिल की जानिब फेर दिया था, और ये कैसे मुमकिन था? मौजूदा हालात में मैं साहिल के बारे में सोचूं और मेरे चेहरे से परेशानी जाहिर न हो। इसी परेशानी को सबसे पहले लियान ने नोट किया, क्योंकि वही हस्ती इस वक्त मेरे सबसे ज्यादा करीब बैठी थी। उसने इस बारे में मुझसे पूछा भी था, लेकिन मैंने बड़ी ही खूबसूरती से टाल दिया था। उसने मेरी अंदरूनी बेचैनी में कोई कमी वाक़या ना होने दी। मैं रस्ते भर साहिल के बारे में सोचता और फिक्रमंद होता रहा। घर पहुंचे तो डॉक्टर मोंग से मुलाकात हो गई। उसने मेरी परेशानी को चेहरे से भांप कर अलहदगी मुयस्सर आते ही पूछ लिया। मैंने नीलगिरी के हवाले से सारी बात बता दी तो उसने तसल्ली देते हुए कहा था, फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं, हम प्रोग्राम के मुताबिक बस्ती की तरफ जाएंगे, और ये कि शाम 6 बजे शाका ने उसे सब ठीक है कि इतला दी। डॉक्टर मोंग की तसल्ली तफ्शी से मेरे दिल की बेकली रफा न हो सकी। इसके बाद हालात में ऐसी हंगामा हेजी ने जगह बनाई कि संजीदगी और आराम से इस बारे में सोचने का मौका नहीं मिल सका था। और अब मैं महसूस कर रहा था उस वक्त फिक्रमंद होने की जरूरत थी। नीलगिरी की कोई सदा, कोई अदा हाली आजमानी नहीं हो सकती। उसने यकीनन मुझे इसी वाक़े के बारे में इशारा दिया था, लेकिन अब तो वक्त हाथ से निकल चुका था। इस खूनरेज वाक़े को बीते लगभग 5 घंटे गुजर गए थे। अगर जिमी फोंडा के आदमी साहिल को अपने साथ लेकर बुद्ध नीलकंठ वाली इबादतगाह की तरफ गए थे, तो वो कब के वहां पहुंच गए होंगे। इस हाईवे वाली बस्ती से इबादतगाह तक पहुंचने के लिए कमोबेश 1.5 घंटा दरकार था। डॉक्टर मोंग काफी देर से खामोश खड़ा मुझे तके जा रहा था। मैं उम्मीद कर रहा था वो मुझसे कोई सवाल करेगा, लेकिन सवाल करने की बजाय वो गंभीर आवाज में बोला, मेरा ख्याल है अब हमें बुद्ध नीलकंठ की जानब रवाना हो जाना चाहिए। मैंने और लियान ने खामोशी से उसकी तकलीद की। इसके सिवा और कोई चारा भी नहीं था। ताहम बदनसीब शाका के घर से रवाना होने से पहले हमने घूम फिर कर अच्छी तरह दोनों कमरों का जायजा लिया, ताकि हमलावर कातलों के बारे में कोई सुराग मिल सके, लेकिन इस सिलसिले में हमारे हाथ किसी कामयाबी तक रसाई हासिल न कर सके। मेरे मशवरे पर मुर्दा खाने का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया गया, ताकि अगली सुबह बस्ती वाले बासानी इन तक रसाई हासिल कर सके। इस तरह वक्त पर इनके अकीदे के मुताबिक आखिरी रस्मात की अदायगी मुमकिन हो जाती। मैं घर का दाखिली दरवाज़ा भी खुला छोड़कर जाना चाहता था। वो घर अब हर किस्म के खतरे से आज़ाद हो गया था।
कोई भी मकान मकीनों से होता है। जिस मकान में मकीन मौजूद हो वो घर हो जाता है। वो घर अब हाल ही मकान में बदल गया था। उस मकान में बसने वाले अब इस दुनिया के बासी नहीं रहे थे, लिहाजा वहां मौजूद किसी भी शय की कोई अहमियत बाकी नहीं रही थी। इंसान की जिंदगी की बस इतनी सी हकीकत है, जिस घर के एक, दो या उससे ज्यादा अफराद किसी दुश्मनाना कार्रवाई की भेंट चढ़ जाएं, उन्हें कोई दोबारा जिंदा तो नहीं कर सकता, लेकिन दस्तूरे ज़माना है कि बाकी जिंदा बच जाने रहने वाले अफराद की अश्क शोई के लिए उनकी भरपूर माली मदद कर दी जाती है। अफसोस अफसोस हम शाका की फैमिली के साथ दस्तूरे ज़माना भी नहीं निभा सकते थे। हम लाखों करोड़ों भी उन सब पर निछावर कर देते। वहाँ की जिगरपाश वीरानी और होलनाक सन्नाटे में बाहर का एक झोंका भी नहीं ला सकते थे। बाज़ हालात में इंसान कितना मजबूर हो जाता है, ऐसी मजबूरी में यही महसूस होता है। इंसान अजल से मजबूर है और अब तक मजबूर ही रहेगा। हम बोझल ज़हनों, पयमुर्दा दिलों और थके हुए कदमों के साथ बैरूनी दरवाजे के करीब पहुंचे तो दरवाजे की पुष्ट पर निगाह पड़ते ही मैं चौंक उठा। दरवाजे के अंदरूनी कुंडी के साथ एक कागज रोल होता हुआ दिखाई दिया। जब हम इस घर में दाखिल हुए थे तो किसी को दरवाजे की तरफ ध्यान देने का मौका ही नहीं मिला था। मैंने आगे बढ़कर कुंडी से वो कागज निकाल लिया। वो एक रोल किया हुआ फुल स्केप कागज था, जो कुंडी के हुक में बड़ी ही महारत से फंसाया गया था। मैंने रोल किए हुए कागज को एक खास अंदाज में खोल लिया और इस पर मौजूद तहरीर पर निगाह दौड़ाने लगा। इस मकसद के लिए मुझे माचिस चलाना पड़ी, जो मैं अंदर एक कमरे के ताक से उठा लाया था। ये मेरी एक इस्तरारी हरकत थी। मैं सिगरेट नहीं पीता। चलो अच्छा हुआ, ये माचिस अब काम आ रही थी। वहां शफाफ और शुस्ता इंग्लिश में एक मुख्तसर सा पैगाम दर्ज था। डॉक्टर मोंग को मुहातब करते हुए लिखा गया था, टकलू के सरदार, तुम्हारा बचा बचाया सर मोड़ना कैसा रहा? अगर मेरी राह में दोबारा आने की कोशिश की तो ये उस तरह तुम्हारी शैरक पर भी चल सकता है। अपने 3 वफादारों का हशर देखकर यकीनन तुम्हें इबरत हुई होगी। इस मुख्तसर सी धमकी में, बल्कि इस धमकी आमेज पैगाम के एहतताम पर JF दर्ज था। मैं पलक झपकने में समझ गया। JF का मतलब सीधा सीधा जिमी फोंडा था। अब JF कैनेडी तो होने से रहा। बुद्ध के पैरोकार अमूमन अपने आप को मुड़वा कर रखते हैं। डॉक्टर मोंग को इसी मुनासबत से टकलू का सरदार कहा गया था। डॉक्टर मोंग का अपना आधा सर आगे से मुड़ा हुआ था, ताहम चोटी काटने के बाद उसने पिछले बालों को आगे गिराकर एक महसूस स्टाइल बना लिया था। जब हम अलास्का से वाशिंगटन आ रहे थे तो डॉक्टर मोंग रेफोशे ने अपनी चोटी काट डाली थी और खुलिये में भी मुनासिब तब्दीली कर ली थी। जिमी फोंडा की इस दिल जलाने वाली तहरीर से यह भी साबित हुआ कि वो डॉक्टर मोंग के बारे में बहुत कुछ जानता था। रब्बी ने इस सिलसिले में से हर किस्म की मालूमात फराहम की थी। क्या लिखा है इस कागज पर? डॉक्टर की सरसराती हुई आवाज मेरी समात तक पहुंची। उस वक्त माचिस की तीली अपने जलाव के एहतमाम तक जा पहुंची। मैंने नई तीली जलाने की बजाय दरवाजे से बाहर कदम निकालते हुए कहा, जीप में बैठकर आराम से पढ़ लेना डॉक्टर। उसने फिर कोई सवाल ना किया। मेरे पीछे पीछे वो दोनों भी शाखा के घर से निकल आए। घर के बैरूनी दरवाजे को प्रोग्राम के मुताबिक खुला छोड़ दिया गया। हम पहले वाली पोजीशन में जीप के अंदर आकर बैठ गए। डॉक्टर ने रीडिंग लाइट जलाई और गर्दन मोड़कर हाथ मेरी जाने बढ़ा दिया। वो ड्राइविंग सीट पर मौजूद था, जबकि मैं लियान के साथ अकबी नशिस्त पर बैठा था। डॉक्टर के दराज हाथ का मतलब समझते हुए मैंने जिमी फोंडा का संदेशा उसकी जाने बढ़ा दिया। वो रोल किया हुआ कागज मेरे हाथ से लेकर पढ़ने लगा। उसी लम्हे मेरे पहलू में कोहनी का हल्का सा टहोका लगा। मैंने लियान की तरफ देखा। वो उलझी हुई निगाह से मुझे देखने लगी। मैंने भवें उचकाई तो वो मुंह से कुछ ना बोली। ताहम मैंने उसकी आंखों में मुजस्सम सवाल को बआसानी पढ़ लिया। वो भी मुझसे उस धमकी अमेज वाक़े के बारे में खामोशी से पूछ रही थी। मैंने आंखों ही आंखों में उसे सब्र की तलकीन की और डॉक्टर मोंग की तरफ मुतवज्जा हो गया। इस दौरान में वो उस कागज की तहरीर पढ़ चुका था। गंभीर आवाज में बोला,
इस रुक्के ने साबित कर दिया कि यहाँ होने वाली इस कार्रवाई में जिमी फोंडा का हाथ था। ये उसी की कारस्तानी है। मैं भी इसी नतीजे पर पहुंचा हूं। मैंने ठहरे हुए अंदाज में कहा, लो ये कागज लियान को भी पढ़ाओ। वो मजकूरा कागज मेरी समझ बढ़ाते हुए बोला, ये इस मिशन में हमारे साथ बराबर की शरीक है। इसकी मालूमात भी अप टू डेट रहना चाहिए। लियान जिमी फोंडा के बारे में ज्यादा नहीं जानती थी। मैंने मुख्तसर अल्फाज में जिमी फोंडा का पस मंजर उसके गोश गुजार किया। फिर वो रुका, उसे थमा दिया। वो एक तवील सांस खारिज करते हुए बोली, ओ लियान की ये ओ। डॉक्टर मोंग तक रसाई हासिल न कर सकी क्योंकि उसी लम्हे उसने जीप के इंजन को अहकाम की तामील पर मजबूर कर दिया था। जीप हरकत में आई तो हमारे पहलू एक दूसरे में पेवस्त हो गए। हमने लगभग आधा घंटा खुले में गुजारा था। वो ठंड के सर्द तरीन मौसम की एक ठंडी ठार रात थी। ऐसे जालिम मौसम में लग के बैठना भला महसूस होता है। मैंने लियान से दूर हटने की कोशिश की और ना ही उसने जरूरत समझी। जीप के अंदर खामोशी का राज था और ये जीप माहौल के सन्नाटे को चीरते हुए आगे बढ़ रही थी। वो बस्ती सोई सोई सी लग रही थी। इस बस्ती के घर में आज क्यामत बर्पा हो गई थी, मगर यूं महसूस होता था जैसे किसी शख्स को कानों कान इस सानहे की खबर ना हो। जल्द ही एक नीम बैसवी चक्कर काटने के बाद हम उस रास्ते पर निकल आए जो हमें उस बस्ती से बुद्ध नीलकंठ की इबादतगाह की तरफ ले जाता। हमारी अगली मंजिल वो इबादतगाह होती जहां आज रात रब्बी की भेजी हुई टीम कोई अजीम कारनामा अंजाम देने वाली थी। हम अपने रास्ते पर कोई 500 मीटर आगे निकल आए तो मोंग रिफोशे ने मुझे मुहातिब करते हुए पूछा, वजदान तुम्हारे बाजू का क्या हाल? ये एक गैर मुतवक्का सवाल था। मैं उम्मीद कर रहा था वो जिमी फोंडा या नीलकंठ के बारे में बात करेगा। मैं स्टेशन वैगन वाले दुश्मनों से निपटने के बाद जब जीप में आकर बैठा था तो डॉक्टर को अपने जख्मी बाजू के बारे में बता दिया था। इसके बाद जब लियान पूरी तरह होशो हवास में आ गई तो वो भी मेरे घायल बाजू की हिस्ट्री से आगाह हो गई थी और उसकी मिस्ट्री से भी। सच्ची बात तो यह है कि मैं खुद भी अपने बाजू से गाफिल हो गया था। शायद ये शाका के घर में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े का असर था। अब डॉक्टर मोंग ने याद दिलाया तो मुझे बाजू में तकलीफ का एहसास हुआ। हल्का हल्का दर्द महसूस कर रहा हूं, मैंने अपने मजरूब बाजू को सहलाते हुए जवाब दिया। वो मानी हेज अंदाज में बोला, वजदान जिस तरह कतरा कतरा मिलकर दरिया बन जाता है, बिल्कुल इसी तरह हल्का हल्का मिलकर भारी हो जाता है। ये ना हो कि बाद में लेने के देने पड़ जाए, इसलिए वो जुमला अधूरा छोड़कर जरा देर को खामोश हुआ। मैंने महसूस किया कि उसने जीप की रफ्तार इंतहाई कम कर दी थी। अपने अधूरे बयान को मुकम्मल करने के लिए उसने इजाफा किया, क्यों ना पहले तुम्हारे जख्म का मुआयना कर लिया जाए। हमारे पास फर्स्ट एड का तमाम सामान मौजूद है। उसके अलावा एक खूबसूरत फिलिपानी नर्स का साथ भी हमें मुयस्सर है। उसने अकबी नशिश का मंजर दिखाने वाले आईने में लियान को देखा और पूछने वाले अंदाज में बोला, मैं गलत तो नहीं कह रहा ना? नो सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो मोअद्दब अंदाज में बोली। डॉक्टर मोंग रिफोशी की शख्सियत लियान के लिए हर लिहाज से वाजिबुल एहतराम थी। सांगफो के बाद डॉक्टर मोंग ही विंग हिंग का बड़ा था और लियान और शोंग मिस्टर हिंग के अहकाम की तामील करते थे। लियान के लिए मोंग बिग बास की हैसियत रखता था। डॉक्टर मोंग ने निगाह का जाविया तब्दील किया और मुझसे मुखातिब होते हुए बोला, तुम क्या कहते हो वजदान? हमने थोड़ी देर पहले जो खून रेज मुनाजर देखे थे वो संजीदगी, अफसुर्दगी और गंभीरता का तकाजा करते थे। डॉक्टर मोंग के अंदाज से मैंने महसूस किया कि वो माहौल में तारी संगीनी को कम करना चाहते थे और इस दिल गिरफ्तगी को कम करने का हाँ था। जब भी उसने छेड़छाड़ वाला स्टाइल अपनाया था, ये एक तरह से ठीक भी था। हम जितने बड़े मार्केट पर जा रहे थे उसके लिए आसाब को पुरसकून और हाथ पांव को निहायत ही मुस्तैद होना चाहिए था। अगर आसाब हमारे काबू में रहते तो हम पूरी ज़हनी यकसोई के साथ मैदान मार सकते थे। मैंने भी हल्के फुल्के अंदाज में कह दिया, मैं क्या कह सकता हूँ?
میں تو اس وقت ایک تجربہ کار ڈاکٹر اور ایک خوبصورت نرس کے درمیان آ پھنسا ہوں. تم جو چاہو میرے ساتھ سلوک کرو، میں اف تک نہیں کروں گا. لارڈ بدھا نے چاہا تو ہم تمہارے ساتھ اچھا ہی سلوک کریں گے، ڈاکٹر مونگ نے پر اعتماد لہجے میں کہا اور جیپ روک دی. میں سمجھ گیا وہ میرے بازو کی تیمار داری کیے بغیر آگے نہیں بڑھے گا. اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا.